नमस्कार। द लीगल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज बात हाथरस की। पिछले कई हफ्ते भर से ये मामला सुर्खियों में छाया हुआ है और कई सवाल उठ रहे हैं पुलिस की कार्रवाई को लेके। जो जब मामला दर्ज हुआ उसके बाद से जो कुछ भी हुआ उसको लेके तमाम सवाल उठने लगे और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इसका स्वतः संज्ञान लिया मामले का, और इस मामले में तमाम जो अफसरान ने उनको तलब किया है, रिपोर्ट मांगी है, और उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट जो भी आगे कार्रवाई तय करेगा उसके हिसाब से। तो ये मामला काफी सुर्खियों में छाया। इस पूरे मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश लॉ कमीशन के चेयरमैन जस्टिस ए.एन. मित्तल जी। जस्टिस मित्तल, आपका द लीगल प्लेटफॉर्म में स्वागत है। धन्यवाद। मेरा जो सबसे ज्यादा बड़ा सवाल इस मामले में सामने आ रहा है कि पुलिस की भूमिका को लेके सवाल उठ रहे हैं। मैं संक्षेप में जानना चाहूंगा आपसे कि जो पुलिस की भूमिका रही है अभी तक, चाहे वो मामला दर्ज करने को लेके हो, कार्रवाई को लेके हो, या आखिर में जो सबसे अधिक विवाद वाला मामला है अंत्येष्टि का, पीड़ित के शव को जलाने का, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत में बहुत सी जगह ऐसी घटनाएं हो रही हैं। हमारे मीडिया कर्मी और जो राजनीतिक दल हैं वो सबसे पहले ये देखते हैं कि रेप हुआ, रेप में पीड़ित व्यक्ति हिंदू है या मुसलमान है। अगर मुसलमान है तो अल्पसंख्यक कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं, इस्लाम खतरे में हो जाता है। अगर हिंदू है, हिंदू में भी अगर ब्राह्मण है, वैश्य है, क्षत्रिय है तो उसको इग्नोर कर देते हैं, और अगर वो दलित है तो उसको हाईलाइट कर देते हैं और दलित उत्पीड़न का और वगैरह वगैरह आरोप लगने लगते हैं और सरकार से इस्तीफे की मांग की जाती है। तो राजनीतिक दल पूरे देश में सभी धर्मों के प्रति का व्यवहार समान होना चाहिए। किसी एक वर्ग विशेष के लिए एक अधिक रुचि दिखाना इस बात का द्योतक है कि ये केवल वोट बैंक है, केवल वोट की राजनीति है। जहां तक पुलिस की कार्रवाई का प्रश्न है, जैसा कि मैंने भी मीडिया में ही देखा है, अखबारों में ही पढ़ा है, 5 साल तक पीड़िता के भाई 5 दिन तक पीड़िता के भाई का केवल यह आरोप था कि मेरी बहन को गला दबा करके मारने की कोशिश की गई। अब 5 दिन के बाद इस घटना में एक नया मोड़ आया कि साहब उसके साथ गैंग रेप हुआ। गैंग रेप वाली जो स्थिति है वो सामने आई, परंतु दिल्ली की फॉरेंसिक साइंसेज लेबोरेटरी ने और दिल्ली में इसके उच्च स्तरीय जांच हुए, उसमें कहीं भी बलात्कार के कोई भी तथ्य नहीं पाए गए। तो कहने का अर्थ ये है कि राजनीतिक दल और मीडिया ये घटना को ऐसा मोड़ दे देते हैं कि जिससे कि जन भावना में एक आक्रोश उत्पन्न हो। मैं एक बात और बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, मीडिया के लिए ही कहना चाहता हूँ। मैंने मीडिया पर देखा कि उन्होंने ये दिखाया कि जो डीएम हैं हाथरस के, वो मीडिया को धमका रहे हैं, परंतु जो वीडियो उस तथाकथित धमकी के बारे में मीडिया ने प्रसारित किया, उसमें डीएम हाथरस स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं पीड़िता के परिवारजनों से कि आप अपनी विश्वसनीयता बनाए रखिए, आप बार बार बयान मत बदलिए। ये मीडिया वाले आधे चले गए, आधे कल चले जाएंगे, हम ही आपके साथ खड़े रहेंगे। मैं नहीं समझता कि इस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के इस आश्वासन पर किस प्रकार से मीडिया को उन्होंने धमकाना शुरू कर दिया। बिल्कुल जो वीडियो आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है। जी जी। जहां तक पुलिस की भूमिका का सवाल है,
देखिए, पुलिस और प्रशासन को बहुत से मामलों में कानून और व्यवस्था की स्थिति देखनी पड़ती है। जी ये सही है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर के एक पीआईएल दर्ज करके इसकी जांच शुरू कर दी है। मैं जी ये भी बता दूं कि माननीय उच्च न्यायालय की जांच के पश्चात उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एसआईटी गठित की जा चुकी है, और अभी जैसा जी कि मैं टीवी में देख रहा था, वो एसआईटी पीड़ित परिवार का बयान ले रही है। जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई जांच की भी सिफारिश की है, ताकि दूध का दूध जी और पानी का पानी हो सके। जी जी और जहां तक माननीय उच्च न्यायालय की पीआईएल का प्रश्न है, उस पीआईएल का जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि रात के 3 बजे उस लड़की का अंतिम संस्कार क्यों किया गया। जी जी तो जी और उसमें कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि साहब ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धर्म का पालन करने का उनका ये अपना व्यक्तिगत अधिकार है, जिसका कि उल्लंघन हुआ है। उल्लंघन हुआ है। जी मैं मानता हूं कि धारा 25 में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार प्रसार और अपनाने की स्वतंत्रता दी गई है। जी परंतु देश काल और परिस्थिति के अनुसार बहुत सी बातें उन धार्मिक स्वतंत्रताओं से अलग भी हो रही हैं। और मैं इसका लेटेस्ट उदाहरण आपको कोरोना से संक्रमित व्यक्ति के अंतिम संस्कार का देना चाहूंगा। जी हिंदू धर्म में यह व्यवस्था है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसे हम्म, गंगा जल से स्नान कराया जाता है, उसके शरीर पर चंदन का लेप किया जाता है, उसको सफेद कपड़ा, जिसको कि कफन बोलते हैं, वो जी पहनाया जाता है, और उसके बाद उसकी विधि विधान से अंत्येष्टि अंत्येष्टि होती की है। जी जाती है। और जी अंत्येष्टि का समापन कपाल क्रिया से होता है। जी ये एक स्थापित व्यवस्था है। परंतु धार्मिक क्रियाएं, तथाकथित धार्मिक क्रियाएं, जिनमें कहना चाहिए कि गंगा जल से स्नान है, चंदन का लेपन है, कफन का पहनाया जाना है, कपाल क्रिया है, ये सब नहीं हो रही। विद्युत शब्दाग्रह में भी ये कपाल क्रिया आदि नहीं होती है, जबकि ये धार्मिक परंपराएं हैं। तो मेरा ये मानना है कि हो सकता है कि हाथरस के प्रशासन ने कानून व्यवस्था की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए इस प्रकार का निर्णय लिया हो कि उस लड़की का शव रात में ही उसकी अंत्येष्टि कर दी जाए। गैंग रेप पर भी ये कहना चाहूंगा, अभी एक और मैं न्यूज देख रहा था, एक जगह और कानपुर देहात में इसी प्रकार की यह घटना सामने आई है कि जिसमें जी जी लड़की का कंकाल मिला है, तो उसमें भी जी गैंग रेप का आरोप है। ये गैंग रेप का आरोप मैं नहीं समझता कि इसमें कहीं कोई विश्वसनीयता है। हम्म, जी जी कारण ये है कि अच्छा। हमारे कानून में ऐसी व्यवस्था है कि यदि किसी अनुसूचित जाति की लड़की के साथ कोई बलात्कार होता है तो एक निश्चित धनराशि उस लड़की को दी जाती है। मैं ये भी आरोप नहीं लगाना चाहता कि पीड़ित का परिवार केवल धनराशि लेने के लिए वो जी रेप का आरोप लगा रहे हैं। परंतु रेप का या गैंग रेप का आरोप लगाना आजकल इतना आसान हो गया है कि जिस मामले में चाहिए उस मामले में आप रेप का और गैंग रेप का आरोप लगा दीजिए, बिना तथ्यों की जांच किए, बिना ये देखे कि क्या ये संभव है या नहीं है। तो ये जी सारी बातें भी समाज को देखनी चाहिए, और समाज को भ्रमित करने जी का प्रयास नहीं करना चाहिए, ना ही समाज को उकसाने का प्रयास करना चाहिए। जैसा कि जी एक राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी के भूतपूर्व अध्यक्ष और राहुल जी और प्रियंका जी 2 दिन से प्रयास कर रहे थे यात्रा जी आने का। जी वो आए जी भी, आकर के उन्होंने बंद कमरे में भी बात की। तो जी मैं किसी राजनीतिक पक्ष या विपक्ष का नहीं हूं, परंतु ये मेरे अपने व्यक्तिगत विचार में थोथी सहानुभूति है। इस जी सहानुभूति का केवल और केवल आशय ये है कि हम दलित वोट बैंक को अपने पक्ष में कर लें। जी मैं ये जी कहना चाहूंगा कि राहुल जी 2 दिन हाथरस आए, एक दिन उनको रास्ते में रोक लिया गया, कल उनको अनुमति दे दी गई। अरे, कांग्रेस पार्टी के पास अरबों खरबों की संपत्ति है, 2-4 करोड़ रुपए दलित परिवार को दे जाते तो मैं भी मानता कि हाँ साहब आपकी इनके साथ सहानुभूति है।
केवल जी उनको उकसा करके कि आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं और हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होगा। सर, अभी अन्याय हुआ कहाँ है? अभी तो मामला अदालत में पहुंचा भी नहीं है। हर जी प्रकार की जांच हो रही है, पुलिस की भी विवेचना हो रही है, एसआईटी की भी विवेचना हो रही है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके सीबीआई की भी विवेचना का आदेश कर दिया है। तो सारी विवेचना आने दीजिए, विवेचना के बाद जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, जो भी आरोप सिद्ध होंगे, जी उनके संबंध में न्यायालय में मुकदमा चलेगा। न्यायालय में भी गवाह पेश होंगे, गवाहों से क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा। क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद जी उनकी गवाहों की विश्वसनीयता पर मंथन किया जाएगा और उसके बाद उसका निर्णय होगा। तो जी इस प्रकार के भड़काऊ भाषण देना या भड़काऊ समाचार दिखाना, ये ये आज के समाज के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। और ख़ास तौर पे जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि 2022 में उत्तर प्रदेश का इलेक्शन आना है, तो ये मुद्दे पकड़ करके लोग जो इस प्रकार की बातें करने लगते हैं, ये गलत है। अगर इनको जी समाज सेवा करनी है, समाज सेवा करें, समाज के हर वर्ग के साथ खड़े हो ना। ये केवल दलित वर्ग जी के साथ क्यों खड़े हैं? क्या ब्राह्मण की जी बेटी बेटी नहीं है? क्या बनिए की बेटी बेटी नहीं है? क्या ठाकुर की बेटी बेटी नहीं है? बताइए मुझे। जी जी मेरी एक शिकायत मीडिया से भी है। जी मीडिया सर, कैप्शन में मैं मीडिया पे भी आऊंगा, मेरे पास सवाल उसके लिए। मैं उससे पहले दो चीजें छोटी छोटी और जानना चाहूंगा। मैं इन सवालों पे फिर आऊंगा। इस पूरे मुद्दे को मैं बहुत ज्यादा राजनीतिक उसमें नहीं, थोड़ा सा लीगल उसमें ही रखना चाहता हूं। मेरा एक सवाल ये है कि आपने कहा पुलिस कार्रवाई कर रही है और पुलिस प्रशासन कभी कभी क्या कहते हैं स्थिति को संभालने के लिए कुछ ऐसी कार्रवाई करता है जो हो सकता है कि आम जनता के लिए वो मतलब उनके लिए बहुत सहज नहीं हो कि ऐसा क्यों किया। यहाँ पे जो मामला था वो लाश के अंतिम संस्कार का था, उस पीड़ित के अंतिम संस्कार का था, जिसपे सबसे ज्यादा सवाल हुए। और उसी को लेके ही क्या कहते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर वो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए था या जो भी परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों गड़बड़ ना हो, स्थिति और खराब ना हो, इसके लिए था, तो जो पुलिस राज्य सरकार ने कार्रवाई की, एसपी समेत 5 या 6 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए। और आज जो एक आध जगह कहीं मैंने पढ़ा या देखा मैंने कि शायद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, अभी तक वो बने हुए हैं। तो अगर ऐसा है कि अगर प्रशासन ने परिस्थितियों को और बिगड़ने से बचाने के लिए ऐसा किया, तो फिर पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों? सवाल ये उठता है। बिंदु आपका बिल्कुल ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि देश काल परिस्थिति के अनुसार घटनाओं को मोड़ दिया जी जाता है। और जहां तक पुलिस के खिलाफ कार्रवाई का प्रश्न है या जिला मजिस्ट्रेट के खिलाफ कार्रवाई का प्रश्न है, थोड़ा सा जनता को शांत करने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई भी जरूरी हो जाती है। जी अभी आप ही के एक मीडिया है R9, जिसमें अमिताभ अमलोत्री जी बहुत सीनियर पत्रकार हैं, जी एडिटर इन चीफ हैं। मैं उनकी बहस देख रहा था, तो उनका एक प्रश्न था कि मैं तो ये चाहता हूं कि पुलिस वाले और जिला मजिस्ट्रेट जेल कब जाएंगे। उसमें 2 सीनियर आईएएस ऑफिसर भी थे, एक आईपीएस ऑफिसर भी थे। जी तो उन्होंने यही कहा कि अग्निहोत्री जी, हर बात का एक प्रक्रिया है। अगर जी किसी ने कोई मिसकंडक्ट किया है तो उसको पहले जांच की जाएगी। जांच करने के बाद अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। विभागीय कार्रवाई जी से भी अगर उसको उसका कोई आपराधिक कृत्य पाया जाता है तो उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसा जी नहीं है कि आप बिना जांच करे किसी पुलिस वाले को या किसी प्रशासनिक अधिकारी को दोषी मान करके उसको फांसी पर लटका दें। जी तो जी इसमें पुलिस के खिलाफ जो ये कार्रवाई हुई है, इसमें मैं मानता हूं कि प्रथम दृष्टया कुछ तो लापरवाही हुई है, पर जी अभी तक जो कार्रवाई हुई है वो एक तरफा हुई है। इसमें अभी पुलिस का और प्रशासन का पक्ष नहीं सुना गया है। हो जी सकता है जी कि पुलिस का और प्रशासन का पक्ष सुनने के बाद जो उनको सस्पेंड किया गया है या लाइन हाजिर किया गया है, उनको बहाल कर दिया जाए। तो देखिए, जी दो दो पहलू इसके सामने आते हैं।
पहला पहलू तो ये है कि जो समाज में या जो शहर में एक असंतोष फैला हुआ है, उस असंतोष को दबाने के लिए और ये कहने के लिए कि भाई हम पुलिस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं, हमने 5 लोगों को सस्पेंड कर दिया है, हमने वहाँ से जिला अधीक्षक को हटा दिया है, हम जिला मजिस्ट्रेट के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। तो देखिए, शासन का कार्य तो ये है कि किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था बनी रहे और जी शांति और अमन चैन बना रहे। जी तो अब ये अंतिम जांच में निष्कर्ष निकल करके आएगा कि क्या पुलिस वालों की कोई गलती जी थी। अगर जी गलती थी जी तो जी निश्चित रूप जी से उनके जी खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई भी होगी और उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी हो सकती है। जी जी जी। अच्छा, आपने एक बात की थी जो धार्मिक अधिकारों वाली बात, आर्टिकल 25 वाली बात थी। तो जी जो हाईकोर्ट ने जो एक स्टेटमेंट दिया वो मैं पढ़ना चाहूंगा। जी जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब इस पे स्वतः संज्ञान लिया तो उसमें कहा उसने, इट वुड बी अ केस ऑफ ग्रॉस वायलेशन ऑफ बेसिक ह्यूमन एंड फंडामेंटल राइट enshrined under Article 21 and Article 25 of the Constitution of India in a most blatant and uncalled for manner, something which is absolutely unacceptable in our country governed by rule of law and the Constitution. ये जो सेंटेंस है काफी, मतलब एक तरीके से कहना चाहिए काफी रोष भरा सेंटेंस है उसका, हाईकोर्ट का। और इसके अलावा जो एक और सेंटेंस में अगर पढ़ना चाहूँ, वो एक और सेंटेंस पढ़ूंगा। The incidents which took place after the death of the victim on 29 September 2020, leading up to her cremation, as alleged, have shocked our conscience. Therefore, we are taking suo motu for cognizance of the same. ये दो जो वाक्य हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के, ये क्या आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को भी ये लगता है कि हाँ कुछ बड़ी गड़बड़ी हुई है? मानवीय बात है, देखिए, जांच में ही चीज सामने आएगी और जांच जो है वो पुलिस कर रही है। और चलिए ये सवाल मैं बात से पूछूंगा, मैंने पहले वही पूछता हूं कि क्या कहते हैं, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट को क्या नहीं लगता, आपको लगता है कि वाकई गड़बड़ी हुई है तभी उसने सो मोटू कॉग्निजेंस किया? और मानी नहीं बात है, इसमें मीडिया में जो खबरें आ रही है उसी से प्रभावित होकर या उसी को पढ़ के कॉग्निजेंस लिया गया होगा। देखिए इसमें मेरा ये कहना है कि ये वाकई गड़बड़ी और संभावित गड़बड़ी, जी वाकई तो अभी नहीं कह सकते आप, ये ऑब्जर्वेशन है। जी जी माननीय उच्च जी न्यायालय का ये जी ऑब्जर्वेशन है और ये ऑब्जर्वेशन जो मीडिया में खबरें दिखाई जा रही हैं और जो प्रिंट मीडिया में खबरें छापी जा रही हैं, उसके जी आधार पर माननीय उच्च न्यायालय का ये ऑब्जर्वेशन है कि जी हो सकता है कि इस प्रकार की कोई गड़बड़ी हुई हो और जी इसी की जांच करने के लिए उन्होंने स्वतः संज्ञान लेते हुए इसको पीआईएल के रूप में दर्ज किया है। जी जी जहां जी तक इसमें इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, इन्वेस्टिगेशन इसमें पुलिस भी कर रही है, इन्वेस्टिगेशन इसमें एसआईटी भी कर रही है। और आपको जानकारी ही होगी कि कल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी जी वो भी मौके पर गए थे और इसी से आप इसका जी अंदाजा लगा सकते हैं कि शासन इस घटना के प्रति कितना गंभीर है। और आज भी एसआईटी उस पीड़ित परिवार के बयान ले रही है। इसके जी अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी सीबीआई जांच करने का भी निर्णय लिया है। हाँ, कि क्या आपको ये नहीं लगता कि एक और स्टेट गवर्नमेंट एसआईटी बनाती है और विद इन 24 आवर्स या 36 आवर्स सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी जाती है उसी स्टेट गवर्नमेंट की ओर से? तो क्या आपको ये नहीं लगता कि जो लोकल पुलिस, मतलब लोकल पुलिस इन जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो स्टेट का है, कहीं ना कहीं उस स्टेट को ही उस पर भरोसा नहीं रह गया, इसलिए उसने सीबीआई जांच की बात भी कर दी? नहीं, मैं यहाँ आपसे सहमत नहीं हूँ। लोकल पुलिस, क्योंकि लोकल पुलिस कर्मचारी ही इसमें इन्वॉल्व हैं, इसलिए ये भी एक कानून का सिद्धांत है कि वादी को खुद ही निर्णायक नहीं होना चाहिए। हो जी सकता है कि लोकल पुलिस किसी न किसी तरीके से कुछ सहानुभूति रखती हो उन लोगों से, तो इसलिए इसमें जी स्वतंत्र जांच आवश्यक है। और वो स्वतंत्र जी जांच एसआईटी, जहां तक एसआईटी का सवाल है, एसआईटी कोई मुकदमे की जांच नहीं कर रही है।
एसआईटी तो तथ्यों की जांच करके अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपेगी, जिसके आधार पर प्रशासनिक कार्यवाही होगी। और जहां जी तक सीबीआई का प्रश्न है, सीबीआई को आरोप पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार है, साक्ष्य एकत्र करने का अधिकार है, और सीबीआई उसमें साक्ष्य एकत्र करके जो भी दोषी व्यक्ति होगा उसके खिलाफ न्यायालय में कार्रवाई आरोप करेगी। पत्र प्रस्तुत करेगी। जी जी और जी एक एक में तमाम जी कानून जी ऐसे हैं जी जिनमें की ये व्यवस्था रहती है कि एक्शन टेकन इन गुड फेथ शैल नॉट बी पनिशेबल। तो जी अब जी यही तो जी जांच होनी है कि ये जो हुआ ये गुड फेथ में हुआ, या इसके पीछे कोई दुर्भावना थी, या इसके पीछे कोई साजिश थी, या इसके जी पीछे कोई लापरवाही थी। प्रथम जी दृष्टया मुझे जी लापरवाही तो प्रतीत होती है, कोई जी साजिश या कोई दुर्भावना मुझे प्रतीत नहीं होती है। जी जी। अच्छा, एक चीज और आती है यहाँ पे, जो एक प्रशासन की ओर से बयान आया। एक तो बयान आया रेप को लेके, पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बयान दिया कि रेप की पुष्टि नहीं हुई, और उन्होंने उसकी एक वजह बताई कि इस वजह से रेप की पुष्टि नहीं, क्योंकि पर्टिकुलर चीज के सबूत नहीं मिले। एक चीज वो है। दूसरी चीज ये आई कि सबका नार्को एनालिसिस टेस्ट होगा। ये जो दो चीजें हैं, बिना जांच के, बिना उसके ये कह देना कि रेप नहीं हुआ, क्या पुलिस की ओर से एक थोड़ी सी चूक आप कहेंगे? पहली चीज। दूसरी चीज, जो नहीं, नार्को एनालिसिस टेस्ट है, फैमिली का भी नार्को एनालिसिस टेस्ट होगा, जो आरोपी है, ये क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार को जो कहा जा रहा है कि ये धमकाने की कोशिश, देखो तुम भी फंस सकते हो अगर झूठ बोलो, इसलिए शांत हो जाओ, क्या ऐसी कोई आपको वजह लगती है? देखिए, सम्मान पूर्वक मैं आपकी इन दोनों ही बातों से सहमत नहीं हूं। जहां तक जी रेप की जांच का प्रश्न है, पीड़िता का वेजाइनल स्मीयर दिल्ली में, जब वो शायद सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती थी, उस समय जी लिया गया, उसकी स्लाइड बनाई गई और उनकी स्लाइड्स को अभी भी सुरक्षित रखा गया है, जी और वो दिल्ली की प्रयोगशाला में परीक्षित हुआ है। ऐसा नहीं है जी। कि यूपी की प्रयोगशाला में परीक्षित हुआ हो तो ना, यूपी बिल्कुल गवर्नमेंट का बिल्कुल कोई बिल्कुल। प्रभाव हो। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि उस पीड़िता के कपड़ों पर भी जो धब्बे हैं उनका एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट भी किया गया है। यानी कि सारे संभावित टेस्ट जो बलात्कार से संबंधित हो सकते हैं वो सारे संभावित टेस्ट हो चुके हैं, और इसीलिए आपका ये कहना कि इसमें कोई जांच नहीं हुई, जांच हुई है, निश्चित रूप से जांच हुई है। जहां तक आपका दूसरा बिंदु है नार्को टेस्ट का, जी नार्को टेस्ट के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं फिर वहीं जिला मजिस्ट्रेट हाथरस के स्टेटमेंट का आपको संदर्भ देना चाहूंगा, जी जी जिसमें वो पीड़ित परिवार से बार बार कह रहे हैं कि आप अपना बयान बार बार मत बदलिए, आप अपनी विश्वसनीयता कायम रखिए। मैं एक जी सब प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब 5 दिन तक पीड़िता के भाई की केवल और केवल ये शिकायत रही कि उसकी बहन को गला दबा करके मारने का प्रयास किया गया, उस समय तो जी पीड़िता जीवित थी, उस समय जी। पीड़िता से उसकी बात भी हुई होगी, तो ऐसी हम्म। दशा में उस 5 दिन तक तथाकथित रेप का आरोप क्यों नहीं? जी जी। अच्छा, एक चीज और है। अब हम क्या कहते हैं, बात करेंगे, अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए प्रशासन के लोग जो भी हैं वो दोषी पाए जाते हैं, लापरवाही के हैं या जानबूझ के करने के हैं, बचाने के उद्देश्य से या किसी भी मकसद से अगर दोषी पाए जाते हैं, तो जो किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए और किन किन कानूनों के तहत कार्रवाई हो सकती है, मैं ये आम उसके लिए, अपने लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी जानना चाहूंगा। देखिए, इस बारे में भारतीय दंड विधान के प्राविधान पर्याप्त हैं और सक्षम हैं, और मैं आपकी जानकारी में ये भी ला देना चाहता हूं कि जी तमाम प्रशासनिक अधिकारियों पर और पुलिस अधिकारियों पर आज भी पूरे हिंदुस्तान में हजारों मुकदमे पेंडिंग हैं। जी जैसे एनकाउंटर होता है तो उसमें उसमें अगर जांच में ये पाया जाता है कि ये एनकाउंटर नहीं था, तो उस एनकाउंटर के मामले में मर्डर का मुकदमा दर्ज होता है और इसमें लोगों की जी। सजाएं भी होती हैं। मैं आप चूंकि यूपी लॉ कमीशन के चेयरमैन भी हैं,
मैं ये जानना चाहूंगा, आपने एक अभी बात कही कि रेप का आरोप लगाना बहुत आसान हो गया है आजकल, और ये ऐसे तमाम ऐसे मामले आते हैं जिसमें कहीं ना कहीं सवाल उठने लगते हैं, चाहे वो पुलिस की कार्रवाई को लेकर, खासकर इस तरीके के रेप से जुड़े या मर्डर से जुड़े मामलों में, जो क्रिमिनल केसेस है उनमें कई तरीके के सवाल उठने लगते हैं। हमेशा दो पक्ष हो जाते हैं, नहीं ये सही है या गलत है। क्या उत्तर प्रदेश विधि आयोग कुछ ऐसी सिफारिश करना चाहेगा, या एक अगर अब मैं आपसे अभी पूछूं तो क्या आपको लगता है कि क्या कोई कानून में संशोधन होना चाहिए ताकि इस तरीके की घटनाओं की आगे और रिपीट ना हो सके? कोई सुझाव अगर आप देना चाहेंगे स्टेट गवर्नमेंट को, या देखिए, सिफारिश विधि आयोग की तरफ से? जी। इस संबंध में जो हमारा कानून है वो अपने आप में सक्षम है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्ष 2013 में रेप से संबंधित कानूनों में पर्याप्त रूप से संशोधन करते हुए बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जो पहले व्यवस्थाएं नहीं थी, जिसमें कि अगर किसी कस्टडी में किसी के साथ रेप होता है तो उसके लिए भी उसको अपराध बनाया गया है। किसी लापरवाही के कारण अगर रेप कोई गैंग रेप होता है या और कोई भी रेप होता है तो उसको भी दंडनीय बनाया गया है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात भारतीय संविधान में वर्ष 2013 के संशोधन द्वारा लाई गई है, उसमें धारा 376, 376 ABCD जो भी धाराएं हैं, उनमें इस कानून को और अधिक कठोर बनाते हुए आजीवन कारावास की सजा दी गई है। और पहली बार ये परिभाषित किया गया है कि आजीवन कारावास का तात्पर्य उस व्यक्ति की अंतिम सांस तक होगा। जी इसमें जी जस्टिस मित्तल, आपका द लीगल प्लेटफॉर्म से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जस्टिस AN मित्तल, जिनका मानना है कि जो हाथरस में हुआ वो अगर लापरवाही है और वो अगर जानबूझ के किया गया है तो जो भी संबंधित लोग हैं उनको सजा मिलेगी, कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी और उनको सजा मिलेगी। हाँ, जस्टिस मित्तल ये भी मानते हैं कि इस मामले में या ऐसे कुछ और मामलों में मीडिया की भूमिका को लेकर उनकी थोड़ी शिकायत है, और वो मानते हैं, जो कुछ हद तक सही भी है। मैं पर्सनली भी ये मानता हूं कि मीडिया का जो भूमिका रही है वो कहीं न कहीं ओवर रिएक्शन वाली है, और तथ्यों को जिस तरीके से पेश किया जाना चाहिए था उस तरीके से पेश नहीं किया जाने वाली रही है। जहां तक राजनीतिक दलों का सवाल है, तो राजनीतिक दल हर वक्त मुद्दे की तलाश में रहते हैं। जब वो विपक्ष में होते हैं तो वही कुछ चीजें उनके लिए मुद्दा होती है, और जब वो सत्ता में होते हैं तो वो चीजें उनके लिए मुद्दा नहीं होती, तब वो दूसरा जो पार्टी विपक्ष में होती है उनके लिए मुद्दा होती है। जस्टिस मित्तल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्दी ही एक नए मुद्दे पे एक नई शख्सियत के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।